हेलो गाइस, आप सभी के बीच आज हमने किया है कक्षा 10वीं फिजिक्स की VPI ऑब्जेक्टिव जो 50 ऑब्जेक्टिव हैं और आप सभी को इसका जवाब देना है। ये आप सभी के निर्देश से जो चैप्टर 1 से पूछे जाएंगे, इसमें सभी प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हमसे कि जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम हो जाता है, यानी सबसे कम होता है कांच में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप लोग बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। इस प्रश्न में हमको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण या लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण रखा रहता है ताकि वो वस्तुओं को या पीछे से आने वाली गाड़ियों को स्पष्ट रूप से देख सके। 4 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। 5 नंबर में पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा समतल दर्पण है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। ये देखिए, ये आपका एक प्रकाश है और इस प्रकाश का ये जो पथ है, इसको दर्शाने वाला जो चित्र है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको बच्चों हम कहते हैं किरण आरेख। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किरण आरेख कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे। 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। दो डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है, दो डायोप्टर एक लेंस का क्षमता है, तो उसका फोकस शांत है, यानी हमको एफ बताना है। हमको क्या बताना है, हमको एफ बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 9 देखिए, 9 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण। 9 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस शांत 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो बच्चों उसकी क्षमता हो जाएगी +2 डायोप्टर। उत्तल लेंस है इसलिए इसका में प्लस लगेगा। ओके। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं। देखिए, ये एक प्रकाश हुआ और ऐसे जब अनेक प्रकाश हो जाएंगे तो इसको हम प्रकाश के किरणपुंज का समूह कहते हैं और इसका राइट आंसर होगा किरणपुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता, ये रहा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, हमारा जो उत्तल लेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, जो उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार होता है
और इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो एक बिंदु पर आके एकत्रित हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके। चौथा नंबर आउटर लेंस को कहते हैं। देखिए तो हमारा जो आउटर लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो फैल जाती है, जिस कारण इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर में पूछा गया है 15 नंबर में हमसे पूछा गया है कि 15 नंबर में हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रयुक्त नहीं किया जाता है, नहीं उपयोग में नहीं आता है, तो हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमको बताना है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से वस्तु का सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 18 में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। देखिए जैसे कि एक प्रकाश ये मान लीजिए हमारा हवा है, और यहाँ से एक प्रकाश आई और वो कांच में प्रवेश कर रही है, और ये हमारा अभिनव है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो हमारी प्रकाश की किरण है वो अभिनव से इस प्रकार दूर जाएगी या अभिनव के निकट आएगी। तो जब वो हवा से कोई भी वस्तु जिस कम सघन से अधिक सघन में आती है तो अभिनव की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अभिनव के निकट। 20 नंबर में पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। तो साइड अब हमसे पूछा जा रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बताइए बच्चों साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी वक्रता तेज होगी। हमको एफ बताया गया है कि 10 है और हमको सी निकालना है। तो सी इक्वल टू 2F होता है। तो 2 × 10 इक्वल टू 20। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। 23 में हमको बताना है कि निर्गत किरण एवं अभिनव के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए बच्चों निर्गत किरण और अभिनव के बीच के कोण को हमको बताना है। तो ये देखिए हमारा निर्गत किरण पहले क्या होता है। देखिए जो हमारा ये वाला जो है किरण जो कि आपको फिर से बनाते हैं। देखिए प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित हो गई, वो फिर अपवर्तित हुई। जब प्रकाश की किरण तीसरी बार अपवर्तित होती है ना, तो इस तीसरी बार अपवर्तित होने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, और निर्गत किरण अभिनव के बीच में बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए तो अब हमारे पास आए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब
बनता है, यह बनता होगा टनता है लिखा गया है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग आंसर बताइए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटन लेंस। ऑटन लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, साइन आर इक्वल टू आर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या होती है। तो बच्चों, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च नाइट का परावर्तक सतह होता है। ये जो हमारा सर्च नाइट होता है, इसका परावर्तक सतह हमको बताना है। तो देखिए, सर्च नाइट होता है, पहले हम उसका परावर्तक सतह जो होता है वो औतन होता है। औतन होता है क्योंकि औतन दर्पण जो होती है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है, जिससे हम बिंदु जो है उसको मैंने कहा क्या कहें, किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर पाएंगे, जिस कारण से हमें किसी चीज़ को खोजने में आसान होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 में हमसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में तो बच्चों औतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हमसे पूछा गया है कि एक उत्तन लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तन लेंस है जिसकी क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो बताइए बच्चों, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न पूछ रहा है किसी कोणीय दर्पण तथा किसी पतले कोणीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगी, यानी यहाँ पर हमको फोकस दूरी दिया गया है -15 और हमसे पूछा गया है -15 फोकस दूरी वाली जो है -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली वस्तु जो है दर्पण या लेंस वो क्या होगा? तो बच्चों, हम जानते हैं कि माइनस में जो होता है फोकस वो औतन दर्पण या औतन लेंस का होता है। औतन दर्पण या औतन लेंस का होता है, जिस कारण हमारा आंसर हो जाएगा दोनों औतन होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। 34 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। 35 नंबर में हमसे पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए, एक उत्तल लेंस का हम इमेज बनाते हैं, ये रहा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। तो देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 36 नंबर। ऑटन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑटन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है m अपॉन यू, मैंने v अपॉन यू। गोनीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होती है। देखिए, हमें
एफ और सी के बीच में संबंध बताना है। तो हम जानते हैं सी जो होता है वो 2f होता है। तो और यहाँ पर हमारे प्रश्न में सी को r से सूचित किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर R=C है। सोनर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोनर कुकर में बच्चों औंटन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोनर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनर कुकर में औंटन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो औंटन दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिस कारण भोजन जल्दी से पकती है। आइए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों वो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 40 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। यानी एक उत्तल लेंस है और वस्तु को f1 और f2 के बीच में एक वस्तु को रखा गया है और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमको बताना है। तो बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमारा कैसा बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। देखिए, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। उस ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? उस ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। 42 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय है वो क्या कहलाएगा? देखिए, एक दर्पण है जो बाहर की ओर वक्रित है वो क्या कहेगा? तो आप लोग जानते हैं बाहर की ओर वक्रित गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। देखिए, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ का जो एक गोलीय दर्पण है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है और इसके जो केंद्र उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं, हम केंद्र को ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो बच्चों जो हमारा आवर्धन है इसका कोई भी ऐसे मात्रक होता ही नहीं है। आवर्धन का मात्रक ही नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्या होगा? मात्रक विहीन। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो बच्चों लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस के हम लोग केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या ये रही और अक्ष तो इसको हम लोग कहते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 40 में किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हम कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है?
दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 1/v लिखा है प्लस 1/u/1 लिख दिया, जिस कारण ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। गोनीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? मैं कर देखिए, गोनीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, ये मान लीजिए हमारे एक दर्पण है और इसकी ये जो वक्रता केंद्र है, गोनीय दर्पण है, इसकी ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इस केंद्र को हम लोग, ये हमारा केंद्र है, तो इस केंद्र को हम लोग अंग्रेजी के किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो हम लोग इसको अंग्रेजी के अक्षर सी से निरूपित करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की छान नहीं बच्चों, यहाँ पर चांद होगी, चांद होगी और प्रकाश की चांद होगी 3 × 10⁸ देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, ये गलत टाइप हो गया है, जिस कारण इसमें जो ऑप्शन है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रकाश की चांद निर्वात में कितनी होती है, तो ये हम आपको बता देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चांद 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमारे प्रश्न नंबर 50 में हमसे पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों? बड़ा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण दिखाता है, इसलिए देखिए, जो उत्तल समतल दर्पण नहीं दिखा सकते, ये बराबर दिखाते हैं। उत्तल दर्पण छोटा दिखाता है और अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। आप लोग बताएं हमको कि आप लोगों को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ। जिन भी बच्चों को 45 मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो टॉपर हैं। 30 से 45 के बीच में एवरेज हैं। देखिए, 45 टॉपर, 30 से 45 एवरेज। ओके, तो यही पर आपका क्लास समाप्त होता है।